नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म राज सारथी पर आपका स्वागत करता हूँ। हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं और राजस्थान की पॉलिटी में हमने राज्यपाल टॉपिक को पूरा कर लिया है। साथ ही हमने पुराने प्रश्न पत्रों में जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हो या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, हमने क्लास के बाद वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो क्लासेस आपने देख ली होगी। यूट्यूब चैनल राज सारथी की प्लेलिस्ट राजस्थान पॉलिटी अपडेटेड में ही वो क्लासेस डल चुकी हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास देख लें और उसके बाद आप मेरे साथ तालमेल बिठाएं अपना। तब तालमेल बैठेगा तो हम राजस्थान पॉलिटी को एक नए रूप में पढ़ेंगे। आज हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, जब हम राज्यपाल की क्लास में मैंने बताया कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री की स्थिति वही होती है जो कि केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। जैसे प्रधानमंत्री केंद्र में होते हैं तो राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 163 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके संवैधानिक प्रावधान मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में संविधान में क्या उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल 164 क्या कहता है? राज्यपाल को उसके कृत्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस आर्टिकल को 100 आर्टिकल 154 से कोरिलेट किया गया है। 154 आर्टिकल जब हम राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे तो 154 आर्टिकल पढ़ा था। उस 154 आर्टिकल में लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? वो राज्यपाल में निहित होगी। वह इनका प्रयोग स्वयं या संविधान द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? अधीनस्थ अधिकारी ये मंत्रिपरिषद होगी। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उसके अधीनस्थ अधिकारी होंगे जिनकी सहायता और सलाह से राज्यपाल कार्य करेगा। अब सविवेकीय शक्तियों को छोड़कर संविधान में राज्यपाल को कुछ सविवेकीय शक्तियां प्राप्त है। सविवेकीय शक्तियों को छोड़कर, यानी इन शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ये बात आर्टिकल 163 में लिखी गई है। आर्टिकल 163 आगे क्या कहता है? आर्टिकल 163 में आगे लिखा हुआ है कि यह कोई प्रश्न उठता है, यानी जब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कोई मतभेद हो जाए, उस टाइम अगर राज्यपाल ने अगर विवेक से निर्णय लिया है तो उस विवेक से निर्णय लिया है तो वो अंतिम होगा। और वो उसने अगर कोई निश्चय किया है तो अंतिम होगा, उसको कहीं भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ये इस आर्टिकल 163 के क्लोज 2 में लिखा गया है। आगे आर्टिकल 163 में क्या लिखा गया है कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, यानी मंत्रिपरिषद ने, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सलाह दी तो क्या दी? इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इसमें लिखा गया है दी तो क्या दी, किसी भी न्यायालय में नहीं पूछा जाएगा। ये भी बात आप याद रखोगे। ये कीवर्ड हैं जो कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले, यानी जो मंत्रिपरिषद जो राज्यपाल को सलाह देती है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन आर्टिकल 213 के अंतर्गत जो अध्यादेश की शक्ति है राज्यपाल की विधायी शक्ति है। जब कोई सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो उस टाइम राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश जारी करते हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन
जो सलाह देते मंत्रिपरिषद जो राज्यपाल को सलाह देते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो आर्टिकल 163 में ये 3 बातें लिखी गई है। आर्टिकल 164 मंत्रियों के बारे में उपवन करता है। आर्टिकल 164 क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री जी को शपथ कौन दिलाएंगे? वो भी राज्यपाल जी दिलाएंगे। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी है, वो भी कौन करेगा? वो भी राज्यपाल करेगा। और वो कैसे करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर। यानी मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को एक लिस्ट देते हैं कि इन इन व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ दिलानी है। तो राज्यपाल उन मंत्रियों को शपथ भी नियुक्ति भी करते हैं, उन मंत्रियों को शपथ भी दिलाते हैं। और जो मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जब तक विधानसभा में उस दल को या उस सरकार को बहुमत है, तब तक वो अपने पद पर रहती है। यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। कल को ये ऑप्शन आ जाए कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, तो आप करेक्ट करके आ जाओ, तो ये करेक्ट नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। यदि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की, हाँ इसके बारे में ये लिखा गया है कि जब गठबंधन सरकारों का दौर आया, उस टाइम कोई भी सरकार कितने ही मंत्री बना देती थी, तो वो एक राज्य की जो निधि थी या फिर राज्य के कोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ता था। तो उस टाइम 91वां संविधान संशोधन किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस टाइम 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया। उसमें प्रावधान किया गया कि अब जो मंत्रियों की संख्या है वो निर्धारित कर दी 15%। यानी सेंटर स्तर पर यानी केंद्रीय स्तर पर तो लोकसभा की 15%। आप इसे याद रखें कि संसद का नहीं, संसद का 15% नहीं। आपको यही वर्डिंग वहां कंफ्यूज करेगी एग्जाम हॉल में। तो लोकसभा का 15% मंत्री बना सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। और राज्य विधानसभा के लिए क्या प्रावधान किया? उस विधानसभा की 15%। तो राजस्थान में कितने सदस्य हैं? राजस्थान में कुल 200 एमएलए चुने जाते हैं। यानी 200 का 15% यानी 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और अभी ये उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल है, यानी मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री बना सकते हैं। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि अगर मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम हो, यानी न्यूनतम मंत्री भी इसमें अब जोड़ दिए गए भी न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं। तो कुछ राज्यों को अपने छोड़ दें, जैसे पुडुचेरी और दिल्ली में, वहां विधानसभा की सीटें कम है, तो न्यूनतम 12 होगी। जब अपनी पहली क्लास में हुई थी तो उसमें शायद मैंने लिखा तो 12 ही था, लेकिन मुंह से मेरे 15 निकल गया था। तो आप उसको करेक्ट कर लें कि न्यूनतम संख्या तो 12 होगी, अधिकतम 15% हो सकती है। राजस्थान में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? राजस्थान में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। आर्टिकल 164 में ये बातें है। नेक्स्ट क्या है? किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधानसभा या किसी राज्य के विधानमंडल से किसी सदन जिसने विधान परिषद है, यानी इसमें ये बात लिखी गई है कि 10वीं अनुसूची है विधान की, जो 10वीं अनुसूची उसमें दल बदल की बात का उल्लेख है। तो अगर किसी सदस्य पर दल बदल लगा है, दल बदल के आधार पर कोई सदस्य अयोग्य है, तो उसको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये आर्टिकल 164 में ये बात लिखी गई है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधान परिषद, हाँ जो मंत्री परिषद है वो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आप इन कीवर्ड को नोट कर लें। आपसे पुनः निवेदन है कि आप मेरी क्लास में एक कॉपी और पेन रखें। आप जो भी हम एडिशनल बातें कर रहे हैं जो इस पीपीटी में नहीं है, वो आप उसको नोट डाउन कर लें। निश्चित रूप से वो जो मैटर है वो बातें आपके लिए निश्चित रूप से वो फायदेमंद होगी। और जो अंडरलाइन करा रहा हूँ जो कीवर्ड है उनको भी आप नोट कर लें, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी में छोटे छोटे से कीवर्ड हैं जिनसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो इसमें लिखा गया है कि जो मंत्री परिषद होता है वो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है। जब तक विधानसभा में उनका बहुमत है तब तक वो सरकार रहती है। जब विधानसभा में बहुमत नहीं होता तो वो सरकार गिर जाती है। तो किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति सामूहिक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आगे क्या लिखा हुआ है? किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, यानी
अगर कोई मंत्री, किसी को मंत्री के पद के रूप में नियुक्त किया गया है या मंत्री पद के रूप में जिसे नियुक्त करना है, तो वो राज्यपाल उसको तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाएंगे। तीसरी अनुसूची के अनुसार जो प्रावधान है उसके अनुसार राज्यपाल जी शपथ दिलाएंगे, उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। इसके बाद आर्टिकल में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति 6 माह तक, कोई व्यक्ति चाहे उस विधानसभा का या विधानमंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। 6 माह में उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो उसे इस्तीफा देना होता है। भी आपको पता ही होगा कि जब 16वीं विधानसभा राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए, तो उसमें जब भुजनलाल जी शर्मा की कैबिनेट का गठन हुआ, तो उसमें सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। उस टाइम वो विधायक नहीं थे, क्योंकि वहाँ जो कर्णपुर विधानसभा में वो बीजेपी के प्रत्याशी थे, वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी श्री गुरमीत सिंह जी कुन्नर का निधन हो गया था, तो वहाँ पर वो चुनाव स्थगित हुआ। वहाँ पर फिर वो बाई इलेक्शन हुए। जब वो बाई इलेक्शन हुए, वहाँ पर उपचुनाव हुए, उस टाइम जो मंत्री पद की शपथ ले चुके थे, यानी उस टाइम वो विधायक नहीं थे सुरेंद्र पाल जी, लेकिन वो चुनाव हार गए, तो उन्हें वो इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए इस संविधान में प्रावधान किया कि 6 मास तक किसी भी व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है। 6 माह में उन्हें वो सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो आर्टिकल 163 और 164, 164 में आगे लिखा हुआ है कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करेगा। तो इसमें लिखा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करेगा। और जब तक राज्य का विधानमंडल अवधारित नहीं करता, राज्य का विधानमंडल का मतलब क्या हो गया? राज्य का विधानमंडल का मतलब हो गया कि विधान परिषद और विधानसभा। और राजस्थान में क्या है? राजस्थान में तो एक ही सदन है, वो कौन सा है? विधानसभा। अगर विधानसभा जब तक अवधारित नहीं करती है, जब तक अवधारित नहीं करती है, तब तक उन्हें दूसरी अनुसूची में जो वेतनमान निर्धारित है वो मिलेगा ही नहीं। तो विधान में जो अनुसूचियां है, उसमें दूसरी अनुसूची में वेतन वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख है। तो जब तक नहीं करती है, जब तक तो दूसरी अनुसूची में जो वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख है, उसके अनुसार उन्हें वेतन और भत्ते मिलेंगे। और अगर वो जब तक विधानमंडल में समय से पर अवधारित करे, तो ये बात इसमें लिखी है। तो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल करता है। और राजस्थान के संबंध में विधानसभा, इस इसमें उनको विधानसभा को ये पावर है। आर्टिकल 163 164 को हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 167, आर्टिकल 167 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 167 में लिखा गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। यानी इसमें मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य हैं किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। राज्यपाल के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं? एक तो उसमें लिखा गया है, 1 नंबर बात, अगर राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्य के प्रशासन और विधायी संबंधी जो भी कार्रवाई हैं, वो या फिर मंत्री परिषद ने जो निर्णय लिए हैं, वो राज्यपाल को सूचित करेगा। सबसे पहले तो अगर राज्य की प्रशासन और विधायी संबंधी जो भी जो भी सूचनाएं हैं, वो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्यपाल जी को वो सूचना दे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, अगर इस संबंध में यानी प्रशासन और विधायी संबंध में अगर कोई जानकारी मांगी है राज्यपाल, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल ने अगर मांगी है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री जी का एक कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को वो जानकारी दे। तीसरा ये है कि किसी मंत्री ने अगर कोई विचार कर लिया है। थर्ड है कि किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया है, किंतु मंत्री परिषद ने विचार कर नहीं किया है, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री पद के समक्ष विचार के लिए रखे। यानी अगर मंत्री ने किसी बात में निर्णय कर लिया है और मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, तो वो राज्यपाल जी कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी को कि उक्त मंत्री ने निर्णय लिया है, आप उस विचार को अपनी मंत्री परिषद में रखिए। तो ये तीन बातें आर्टिकल 167 में लिखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति कर्तव्य हैं। भूमिका एवं कार्य पदीय स्थिति, यानी मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो सदन का नेता होता है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री नीति आयोग का सदस्य होता है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, तो उसका वो सदस्य होता है। मुख्यमंत्री राज्य प्लानिंग बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष होता है।
मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। आपको बता दूं कि जो ये परिषद थी, राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, इसके स्थान पर राजस्थान में रीति आयोग का गठन किया गया है। इन रीति एक संस्था है, उसकी स्थापना की गई है 2024 में 14 मार्च, यानी मार्च 2024 में राज्य के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, क्योंकि हमें राजस्थान को 2047 तक विकसित राजस्थान बनाना है। साथ ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2029-30 तक $350 बिलियन भी लेके जाना है। तो इसके लिए राजस्थान ने एक रीति संस्था की स्थापना की है। रीति का फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन की स्थापना मार्च 2024 में की है। किसके स्थान पर? राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति की स्थापना की है। और रीति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सीएम साहब होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम साहब, यानी राज्य के मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान फाउंडेशन का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विधानसभा में क्या होता है? सदन का नेता होता है। और रीति 2024 में जो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति आयोग की स्थापना की गई है मार्च 2024 में, जिसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं। समझ में आवे कि क्लासा? राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का जीवन परिचय। तो आप सभी को पता हो कि राजस्थान के प्रथम आम चुनाव राजस्थान जो विधानसभा के प्रथम आम चुनाव तो 1952 में हुए, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई और वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए गए। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल जी शास्त्री थी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में वंशस्थली विद्यापीठ टोंक में है, जो उसका वर्तमान नाम है वंशस्थली विद्यापीठ। महिला शिक्षा के लिए ये महिला शिक्षा को समर्पित संस्था की स्थापना शिक्षा कुटीर के नाम से हीरालाल शास्त्री ने की। इनकी एक बेटी थी, उनका निधन हो गया था, तो उनको समर्पित कर ये स्थापना हीरालाल शास्त्री जी ने की थी उस टाइम। और वे विधानसभा के सदस्य थे, यानी राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान विधानसभा के भी सदस्य थे। जब हम ये विधानसभा पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरा डिटेल भी आ जाएगा कि राजस्थान में कौन कौन व्यक्ति थे जो विधानसभा के सदस्य भी थे और केंद्र सरकार द्वारा इन्हें मनोनीत किया गया था। इनकी आत्मकथा, यानी इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा है। तो इनका लोकप्रिय गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। तो आप याद रखो कि इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हीरालाल शास्त्री, और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनका प्रसिद्ध गीत है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस टाइम जयपुर प्रजा मंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट भी हुआ। इसके बारे में हम डिटेल में राजस्थान के जब अपने आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना एक बार के लिए आप इतना ही याद रखें। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री को जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। हीरालाल शास्त्री के समय 30 मार्च 1949 को राजस्थान में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। हीरालाल शास्त्री एक बार सवाई माधोपुर से लोकसभा के सांसद भी रहे। दूसरे मनोनीत प्रधान मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे CS वेंकटाचारी, यानी कदाम्बी
देसाटार वेंकटाचार्य। इनका जन्म मैसूर कर्नाटक में हुआ था। इनका जन्म तो हुआ था मैसूर कर्नाटक में। और ये उस टाइम बीकानेर और जोधपुर के प्रधानमंत्री भी रहे। यानी उस टाइम जो बीकानेर जोधपुर जो रियासत थी, रियासत काल में वो उनके उस रियासतों के प्रधानमंत्री भी रहे। और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री वो आईएएस अधिकारी भी रहे थे। तो यानी राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री सीएस वेंकटाचारी जो कि आईएएस अधिकारी भी रहे, और बीकानेर और जोधपुर के रियासती काल में ये वहाँ की राजा के प्रधानमंत्री भी रहे, और बाद में वो कनाडा के राजदूत भी रहे। सीएस वेंकटाचारी राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जी। जयनारायण व्यास जी एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि मनोनीत भी हैं और निर्वाचित भी हैं। जब हम आगे जो क्लास आएगी तो उसमें इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। इनका उपनाम क्या है? तो लोकनायक। लोकनायक शेरे राजस्थान। जब 1952 में जब प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए तो उस टाइम ये सीएम पद के राजस्थान के एक प्रतिष्ठित नेता थे और सीएम पद के प्रबल दावेदार थे। लेकिन दुर्भाग्य से 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों सीटों से ये चुनाव हार गए थे। तब टीकाराम जी पालीवाल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, और बाद में टीकाराम जी पालीवाल के इस्तीफा देने के बाद में इन्हें जयनारायण व्यास जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। इनके समाचार पत्र क्या हैं? समाचार पत्र है, अंग्रेजी में इन्होंने क्या लिखा? पीप। पीप इनका अंग्रेजी में है। अखंड भारत हिंदी में है। अखंड भारत कौन सी भाषा में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इसे नोट कर लें। पीप अंग्रेजी समाचार पत्र तो है अंग्रेजी में, और अखंड भारत है हिंदी में, जो बंबई से प्रकाशित होता था। और आंगी बाण बहुत बार पूछा गया है, ब्यावर से प्रकाशित होता था। आंगी बाण, आंगी बाण क्या से कहां से प्रकाशित होता? ब्यावर से। और ये कौन सी भाषा का था? ये राजस्थानी भाषा का। तो आप इन तीनों बातों को नोट कर लें, एडिशनल बातें इसे नोट कर लें, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। 1952 में जो प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए तो 2 सीटों से चुनाव लड़े, जोधपुर शहर बी से और जालोर ए से। जोधपुर से महाराजा हनुमंत सिंह से। जोधपुर में इनके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे वो तो जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह थे। और जालोर से हनुमंत सिंह के एक सावंत थे माधु सिंह जी। यानी 2 जगह से चुनाव लड़ा उन्होंने। जोधपुर शहर से लगा, जोधपुर शहर से तो वो हनुमंत सिंह जी से हार गए, और जालोर ए से वो माधु सिंह जी से चुनाव हार गए। प्रथम विधानसभा में 17 सीटों पर उपचुनाव हुए। आपको सभी को पता हो कि सर्वाधिक उपचुनाव प्रथम विधानसभा में हुए 17 सीटों पर। उस टाइम चांदमल मेहता किशनगढ़ से चांदमल मेहता किशनगढ़ के स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वो जीते। यानी चांदमल मेहता जी ने उनके लिए सीट रिक्त की, उन्हें इस्तीफा दिया किशनगढ़ से, और फिर बाद में वो किशनगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीते थे। तो ये बातें भी आप नोट कर लेंगे कि 17 सीटों पर उपचुनाव हुए। तो जब उपचुनाव हुए तब जयनारायण व्यास जी जीत के आए। कहाँ से? किशनगढ़ अजमेर से। और फिर वो किशनगढ़ अजमेर से जीत के आए तो उन्हें टीकाराम जी के स्थान पर राजस्थान का दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। और टीकाराम जी पालीवाल को फिर क्या बनाया गया? उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। टीकाराम जी पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जी हैं और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो आज के लिए बस इतना सा रखते हैं। उसके बाद फिर हम पूरी डिटेल जो कि आगे हम अभी तक तो हमने राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ा है, हीरालाल शास्त्री जी, सीएस वेंकटाचार्य जी और जयनारायण व्यास। आगे हम 1952 से जब प्रथम विधानसभा के चुनाव हो गए थे उस टाइम टीकाराम जी पालीवाल को किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। उसके बाद जयनारायण व्यास जी, फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी जो कि राजस्थान के 17 वर्ष तक सर्वाधिक काल तक मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री देखे। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री आ गए थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाले हैं आगे। हम राजस्थान की पॉलिटी को जीवंत रूप में पढ़ने वाले हैं, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि राजस्थान पॉलिटी के प्रति आपकी समझ अच्छी होगी। और जो ये पैटर्न बदला है
उस पैटर्न, जो ये पैटर्न बदला है यूपीसी पैटर्न से, जो एग्जाम में जो सिद्धांत की एज इट इज लैंग्वेज आपके सामने पेश की जा रही है, तो आपके सामने ये उन क्वेश्चनों को हल करना भी कठिन हो गया है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि उन क्लिष्ट लैंग्वेज को हम आपके सामने आपके सामने उनको सोल्व आउट करें, एक आसान लैंग्वेज में आपके सामने लेके आए, आपके सामने लेके आए, ताकि आप वो जो उसकी जो राजस्थान पॉलिटी आपके समक्ष एक चैलेंज ना बने। तो आज के लिए बस इतना सा रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद राजस्थान की विधानसभा के साथ।